हिमालय के काराकोरम पहाड़ों में मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि। यहीं चट्टानों और बर्फ पर भारतीय सैनिक सामना करते हैं बेहद मुश्किल परिस्थितियों का, ताकि वो हिफाजत कर सकें एक ग्लेशियर की। यहाँ युद्ध का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है और यही आज भी जारी है दुनिया का सबसे लंबे वक्त से चला आ रहा एयर सप्लाई ऑपरेशन। ये कहानी है सियाचिन की। लद्दाख, ये बंजर इलाका प्राचीन सिल्क रूट पर एक महत्वपूर्ण मुकाम हुआ करता था। कारवां इसी रास्ते से सुदूर पूर्व भारत और यूरोप के बीच मसाले, रेशम, सोना और चांदी लाया ले जाया करते थे। इस ट्रेड रूट के इर्द गिर्द बौद्ध धर्म फला फूला और ये भारत से चीन और सेंट्रल एशिया तक फैल गया। लेकिन 20वीं सदी के मध्य से भारत, पाकिस्तान और चीन के लिए लद्दाख की अहमियत पूरी तरह बदल गई है। इन तीनों देशों की सीमाएं काराकोरम पहाड़ों से लगी हैं। इसके पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान है। ये दोनों ही देश भारत के साथ युद्ध लड़ चुके हैं। ग्लेशियर से भरे इस इलाके में ही लेह से करीब 200 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जो 77 किलोमीटर लंबा है। इसका निचला छोर 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और सबसे ऊपरी छोर 18,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। सियाचिन पर पिछले 3 दशकों से भी लंबे दौर से जंग छिड़ी हुई है। ये इलाका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन पोलर रीजन के बाहर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन के पश्चिम में साल्तोरो रिज है। इसके उत्तर में इंदिरा कॉल, जो भारत का सबसे उत्तरी छोर है। उससे आगे और पश्चिम में मौजूद है कश्मीर का वो इलाका जहां है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सियाचिन के पूर्व में है काराकोरम पास। भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर और साल्तोरो रिज पर तैनात है, जो 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। भारतीय सेना का 14th कोर हेडक्वार्टर लेह में मौजूद है। सियाचिन पहुंचने से पहले भारतीय सैनिक देश के अलग अलग हिस्सों से इसी ट्रांजिट कैंप में आते हैं। मेजर ऑक्टा ने खुद सियाचिन में काम करने की इच्छा जताई है। वो यहाँ पहली बार आए हैं और अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी ताकि वो खुद को यहाँ की आबो हवा में ढाल पाएं। मैं हूँ मेजर अमित ऑक्टा। सबसे पहले इनका मेडिकल चेकअप होगा। ग्लेशियर के बेहद बेरहम हालात में काम करने के लिए जबरदस्त फिटनेस चाहिए। मेजर ऑक्टा वहीं अपनी यूनिट को ज्वाइन करेंगे। मैंने खुद सियाचिन जाने का फैसला किया। मेरी यूनिट को इस जगह का शानदार तजुर्बा है, तो मैं भी इस जगह का तजुर्बा लेना चाहता था। खुद इस जगह जाना चाहता था ताकि पता चले कि आखिर वहाँ हालात कैसे हैं। मैं हूं मेजर विकल्प शर्मा। मैं हूं आर्मी एविएशन कोर से। ग्लेशियर पर ऑपरेशंस का काम काफी हद तक आर्मी एविएशन कोर की ऑन एयर सपोर्ट पर निर्भर करता है। ट्रांसपोर्टेशन और जरूरी सामान पहुंचाने के साथ साथ ये कोर सर्च और रेस्क्यू और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे जरूरी काम भी करती है। ग्लेशियर पर ज्यादातर सैनिकों की जान के लिए खतरा कम ऑक्सीजन और बेहद खराब मौसम की वजह से पैदा होता है। मेजर विकल्प शर्मा अपने चीता हेलीकॉप्टर में ग्लेशियर से भी आगे मौजूद एक फॉरवर्ड पोस्ट पर एक इमरजेंसी कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए जा रहे हैं। वो यहाँ 1 साल से भी ज्यादा वक्त से उड़ान भर रहे हैं। यहाँ जिंदगियां इन जैसे एविएटर्स पर निर्भर करती हैं। इस इलाके में एविएशन ऑपरेशंस चलाने का मतलब है इन हेलीकॉप्टर्स को यहाँ की खतरनाक ऊंचाइयों और इस बेहद खराब मौसम में इनकी पूरी क्षमता तक उड़ाना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बने इस चीता हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे इन्हें इतनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सके। इन बदलावों की वजह से ये 1950 किलो तक यानी अपनी लोड कैपेसिटी से करीब करीब 2 गुना वजन उठा लेता है। सियाचिन में इन हेलीकॉप्टर्स को रोज ही इनकी पूरी तकनीकी क्षमताओं तक उड़ाया जाता है।
ऊंचाई वाले इलाकों में पायलट्स को हवा के पैटर्न, उसकी रफ्तार में अचानक आए बदलावों और बारिश का सामना करना होता है। उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। कुदरत का मुकाबला करते हुए ये साल्तोरो रिज की तरफ बढ़ते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर की बगल में है। यहाँ खराब मौसम में हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और यहाँ लैंडिंग के विकल्प भी सीमित हैं। सैनिक अपने घायल साथी के साथ इंतजार कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर को मेकशिफ्ट हेलीपैड पर उतारा जाता है। शुक्र है यहाँ मदद समय रहते पहुंच गई है। अपनी कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के जरिए किसी फॉरवर्ड पोस्ट से किसी घायल सैनिक को बचाकर सुरक्षित बेस कैंप पर ले आना, इससे बहुत खुशी मिलती है। ये सैनिक हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार है। इसे फौरन देखभाल की जरूरत है। मिनट में ही ये लोग सियाचिन बेस कैंप पर लैंड कर जाते हैं। सैनिक बड़ी तेजी से बीमार सैनिक को लेने आ पहुंचते हैं। यहाँ वक्त की बड़ी अहमियत है। इमरजेंसी रूम में मेडिकल स्टाफ अपने काम में जुट जाता है। सैनिक के देखरेख की जिम्मेदारी कैप्टन डॉक्टर दीपशिखा पांडे पर है। मैं हूँ कैप्टन दीपशिखा। मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से हूँ। हमारे यहाँ फॉरवर्ड पोस्ट से एक जवान पहुँचा है। उसे नींद न आने, उल्टी और सिर दर्द की शिकायत है। हमने उसे जरूरी दवाइयाँ दी हैं। उसे मैनिटॉल भी दी गई, लेकिन ऑक्सीजन देने के बावजूद उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ पा रहा है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि इस सैनिक का इलाज सियाचिन बेस कैंप पर नहीं हो सकता। उसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है और उसे फौरन लेके आर्मी हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। लेकिन आखिरी फैसला बेस कमांडर का होगा। मैं हूँ कर्नल हरिहरन, बेस कमांडर, बेस कैंप सियाचिन ग्लेशियर। कर्नल हरिहरन फौरन इवैक्यूएशन का ऑर्डर देते हैं। शिफ्ट करना होगा, इनका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो पाएगा। ये फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। चीता हेलीकॉप्टर एक बार फिर उड़ान भरता है। इस बार ये लेह जा रहा है। सियाचिन में हेलीकॉप्टर हर 7 मिनट में टेक ऑफ करते रहते हैं। और लेह में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता। आर्मी एविएशन का हर दिन चुनौतियों से भरा होता है। एक तो ये इलाका बेहद मुश्किल है और साथ ही मौसम हमेशा बदलता ही रहता है। आप लैंडिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। आप घायल सैनिक को ले जाने के लिए तैयार रहिए। 40 मिनट में बीमार सैनिक को लेह पहुंचा दिया जाता है। यहाँ हवा का बहाव हर घंटे बदलता है और लैंडिंग यहाँ एक चुनौती हो सकती है। परफेक्ट लैंडिंग। मेजर विकल्प एकदम परफेक्ट लैंडिंग करते हैं। अब इसके बाद काम शुरू होता है लेह में मौजूद डॉक्टर्स का। रोज इस तरह के फ्लाइंग मिशंस कम से कम 2 जिंदगियां बचाते हैं। लद्दाख के काराकोरम पहाड़ों में एक ट्रेनिंग ड्रिल चल रही है। एक हथियारबंद प्लाटून लगभग खड़ी चढ़ाई से नीचे उतरती है। ये सैनिक सियाचिन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सैनिक दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि की तैयारी करते हुए तीखी ढलानों पर से नीचे उतरते हैं। कुछ दूसरे सैनिक दुश्मन की किसी चौकी पर हमले की प्रैक्टिस करते हैं। तीखी चढ़ाइयों पर चढ़ना एक बात है, लेकिन तेज रफ्तार पर ऐसा करना एकदम अलग बात। ये सैनिक दुश्मन के रिएक्ट करने से पहले ही एक नकली पोस्ट पर हमला करते हैं। हैंड ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं और पोस्ट पर कब्जा कर लिया जाता है।
जवानों ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन आगे और कड़े मुकाम आने बाकी हैं। ये मेजर ऑक्टा का यहाँ 7वां दिन है। अब वो लेह के ट्रांजिट कैंप से सियाचिन बेस कैंप के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सफर करीब 200 किलोमीटर का है। इनका काफिला उस इकलौती सड़क पर चल रहा है जो सेना की 14th कोर को सियाचिन से जोड़ती है। इनका पहला पड़ाव होगा खारदुंगला। इसकी ऊंचाई 17,000 फीट से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। इस सड़क को पूरे साल चलते रखना बहुत मुश्किल काम है। सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी और गर्मियों में लैंडस्लाइड और ग्लेशियर्स का पिघलना एक चुनौती है। अचानक फटने वाले बादलों से किसी पहाड़ी का पूरा हिस्सा बह सकता है। काफिला खारदुंगला पहुंच गया है जो लेह के 40 किलोमीटर उत्तर में है। मेजर ऑक्टा अपनी अब तक की सबसे मुश्किल पोस्टिंग के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। सियाचिन में पोस्टिंग होना अपने आप में बड़े गौरव की बात है। अगर लोग आपसे पूछें कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो चुकी है और आप बताएं कि आप सियाचिन भी पोस्टेड रहे हैं, तो आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल जाता है। एक वक्त था जब ऐसे 2 हम्प वाले बैक्ट्रियन कैमल्स के जरिए चीन और सेंट्रल एशिया के बीच व्यापार होता था और ये लद्दाख की नुब्रा वैली के इस ठंडे रेगिस्तान से गुजरते थे। उत्तर पश्चिम में और आगे तुर्तुक गांव मौजूद है। भारत और पाकिस्तान की सीमा से जरा ही पहले बसे आखिरी भारतीय गांवों में से ये एक है। एक दशक से भी ज्यादा से यहाँ गोलाबारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमाओं के निर्धारण को लेकर एक राय भी कायम नहीं हुई है। सीमा को लेकर होने वाला विवाद सन 1947 में हुए ब्रिटिश राज के भारत के बंटवारे के समय से ही चला आ रहा है। पाकिस्तान को यह बंटवारा मंजूर नहीं था क्योंकि कश्मीर अब भी भारत के पास था। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया। सन 1949 में युद्ध विराम की घोषणा की गई और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। सन 1972 में शिमला समझौते के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बनाई गई। ये दोनों देशों के नियंत्रण वाले इलाकों को निर्धारित करती है, लेकिन इसके बावजूद सीमाओं का मुद्दा पूरी तरह सुलझा नहीं। LOC का डिमार्केशन ज्योग्राफिकल ग्रिड पॉइंट NJ 9842 तक हुआ। भारत का कहना है कि LOC NJ 9842 से उत्तर में साल्तोरो रिज के साथ साथ इंदिरा कोल तक और फिर काराकोरम पास के पूर्व से चीन की सीमा तक जाती है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि LOC NJ 9842 से पूर्व में एक सीधी रेखा में काराकोरम पास तक होते हुए चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाती है। इस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों ही सियाचिन पर अपना दावा जताते हैं। ग्लेशियर से ऊपर साल्तोरो माउंटेन रेंज में मौजूद रिज एक कुदरती सीमा बनी हुई है और इसी पर से भारतीय सैनिक सियाचिन पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। सच कहें तो साल्तोरो रिज पर नियंत्रण का मतलब है पूरे सियाचिन ग्लेशियर, पूरी नुब्रा वैली और कुछ हद तक दक्षिण के कुछ इलाकों पर भारत का नियंत्रण। ये करीब 1000 वर्ग किलोमीटर के रणनीति के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण इलाका है। मेजर ऑक्टा लेह से सियाचिन के अपने सफर के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। ये ऊंचे पहाड़ों को पार करके अब नुब्रा वैली में सफर कर रहे हैं। इनकी यूनिट पहले ही बेस कैंप पहुंच चुकी है। इनमें से कुछ सैनिकों को सियाचिन का पुराना अनुभव है, लेकिन मेजर ऑक्टा पहली बार इस ग्लेशियर पर जाएंगे। मुझे अपनी यूनिट को ज्वाइन करने का मौका मिला है और वो भी सियाचिन में, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ये सैनिक जैसे इस इलाके के लिए ही बने हैं। ये इन पहाड़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये कहीं भी चढ़ सकते हैं, खुद को दिया गया कोई भी काम कर सकते हैं। इनकी तरह काम करने के लिए मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। 14 घंटे के सफर को तय करने के बाद मेजर ऑक्टा आखिरकार सियाचिन बेस कैंप पहुंच जाते हैं।
वो अपनी जिम्मेदारी की शुरुआत यहीं से करेंगे। काराकोरम पहाड़ों की गोद में सियाचिन के शुरुआती इलाके में एक आर्टिलरी बटालियन ड्रिल की तैयारी में जुटी है। भारी तोपें सियाचिन में सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। ये बर्फ से ढकी चोटियों पर गोलाबारी करती हैं, जहां से दुश्मन हमला कर सकता है। इससे एवलांच होने लगते हैं, जिसमें दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचता है। यहाँ हवा की रफ्तार तेज है और हमेशा बदलती रहती है। इससे शेल का फ्लाइट पाथ बदल सकता है। तो टारगेट पर निशाना लगाने के लिए सही कैलकुलेशन और सटीक फायरिंग की जरूरत होती है। यहाँ टारगेट ज्यादातर बेहद नुकीली चोटियों पर होते हैं, इसलिए टारगेट पर गोला बारूद का असर भी सीमित रहता है। ऐसे में टारगेट को तबाह करने के लिए कहीं ज्यादा एम्यूनेशन की जरूरत पड़ती है। भारी बोफोर्स गन्स और दूसरी आर्टिलरी गन्स रोजाना गोलीबारी करके इन चोटियों के दूसरी ओर मौजूद दुश्मन को दहलाती रहती हैं। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में कई ब्रिटिश और अमेरिकी खोजी सियाचिन ग्लेशियर वाले इलाके में गए थे। इसका नाम इसकी शुरुआत वाली जगह उगने वाले जंगली सिया रोजेस के नाम पर पड़ा, पर इस बात को भुला दिया गया। दशकों बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि बन गई। सन 1970 के दशक के आखिरी सालों में पाकिस्तान ने सियाचिन इलाके में माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ताकि इस हिस्से पर अपना दावा साबित कर सकें। लेकिन भारत ने बिना वक्त गंवाए प्रतिक्रिया की। जून 1978 में एक बेहद जाने माने माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहला भारतीय अभियान दल सियाचिन ग्लेशियर का सर्वे करने गया। ये एक सीक्रेट मिशन था। जब हम इस अभियान पर गए तो हम अपने साथ हथियार ले गए थे, लेकिन हम इन्हें ग्लेशियर तक नहीं ले गए। हमने बस इन्हें बेस कैंप में सुरक्षा के लिए रखा था। जहां भी हम गए, ऊपर एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर मंडराता रहता था और रंगीन धुआं छोड़कर हमें आगाह करता रहता था कि उसे हमारी मौजूदगी का पता है। इस अभियान के लिए सैनिकों का चुनाव लद्दाख से किया गया। वो इस इलाके से तो वाकिफ थे, लेकिन उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे। उन्हें हर कदम पर चुनौतियां झेलनी पड़ी। लेकिन बाधाओं का सामना करते हुए कर्नल कुमार और उनके साथियों ने 18,900 फीट ऊंचे इंदिरा कॉल और सियाचिन सेक्टर में मौजूद 24,370 फीट ऊंचे सिया कांगरी की चोटियों पर विजय पाई। ये ऊंचाई भारत के सबसे ऊंचे और दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पहाड़ कंचनजंगा से सिर्फ 4,000 फुट कम है। भारतीय सेना की टीम बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर लौटी। मैंने उन्हें एक डिटेल रिपोर्ट दी। मैं हर पास पर गया था। मैंने सरकार को बताया कि अगर हम सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं तो हमें थोड़ा और पश्चिम में साल्तोरो रिज पर जाना होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 1984 में पाकिस्तान ने यूरोप के उन्हीं सप्लायर्स को बहुत से आर्कटिक उपकरण खरीदने का ऑर्डर दिया, जिनका इस्तेमाल भारत करता था। इसका मतलब था कि पाकिस्तान की सेना ऊंचाई पर कदम जमाने के हिसाब से तैयारियां कर रही थी। इसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन अबाबील। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और सियाचिन में सैनिकों को आसमान से उतारा। इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1984 को हुई। कुछ हफ्तों में ही भारतीय सेना पूरे सियाचिन इलाके पर अपना नियंत्रण जमा चुकी थी। इसके बाद गोलाबारी शुरू हुई और तोपें 19 साल तक गरजती रही। पाकिस्तान ने 21,000 फीट ऊंची कैद पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। इस महत्वपूर्ण चौकी पर भारत अब तक नियंत्रण नहीं कर पाया था। फिर 26 जून 1987 को भारतीय सेना ने अचानक हमला किया। दोपहर 1:30 बजे नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी टीम के साथ 1,500 फुट ऊंची बर्फीली दीवार पर चढ़े और उन्होंने कैद पोस्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये एक बड़ी जीत थी।
कैप्टन बाना सिंह को उनके अभूतपूर्व शौर्य के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। 19 साल तक चली भीषण गोलाबारी के बाद सन 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिक अब भी फॉरवर्ड पोस्ट्स और बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात हैं ताकि सियाचिन पर देश का नियंत्रण बना रहे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सन 1984 से आज तक इस ग्लेशियर पर भारत के करीब 900 सैनिक शहीद हो चुके हैं। सियाचिन वॉर मेमोरियल उन भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है जिन्होंने सियाचिन वॉर में अपनी जान कुर्बान की। सियाचिन बेस कैंप इस ग्लेशियर के आखिरी छोर से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ तो जैसे एक पूरा शहर बसा है करने पड़ते हैं। इस जगह की जिम्मेदारी बेस कमांडर कर्नल हरिहरन पर है। बेस कमांडर ग्लेशियर के तमाम ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। हर साल करीब 6000 टन जरूरत की चीजें ग्लेशियर तक पहुंचाई जाती है। इस सामान के बिना वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। मुझ पर एयर मेंटेनेंस ऑपरेशंस की भी जिम्मेदारी है, जो कि देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ऑपरेशन मेघदूत दुनिया में सबसे लंबे समय से चला आ रहा एयर सप्लाई ऑपरेशन है। इसे पूरे साल जारी रखना पड़ता है। पायलट्स को एक साल में उड़ान भरने लायक करीब 200 दिन मिलते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स दिन की शुरुआत से लेकर दोपहर तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव अकेला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन की सबसे दूर मौजूद आर्मी पोस्ट पर भी लैंड कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो ध्रुव मार्क 3 बनाया है, उसमें एक एडवांस्ड शक्ति इंजन है। ये 5500 किलो वजन उठा सकता है, यानी चीता हेलीकॉप्टर से 2.5 गुना ज्यादा। अपनी कार्बन फाइबर बॉडी की वजह से इस हेलीकॉप्टर का वजन बहुत कम है। सियाचिन ग्लेशियर कैंप एक्लिमेटाइजेशन का दूसरा पड़ाव है। इसके बाद ही सैनिकों को ज्यादा ऊंचाई वाली फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया जाता है। ये उन तमाम उपकरणों और साजो सामान के साथ ट्रेनिंग लेते हैं जिनकी जरूरत इन्हें मिशन के दौरान पड़ेगी। मेजर ऑक्टा की सुबह की शुरुआत होती है दौड़ने से। इस ऊंचाई पर दिल तेजी से धड़कता है, जबकि शरीर सुस्त पड़ने लगता है। रोज दौड़ने से फेफड़े खुद को कम ऑक्सीजन के मुताबिक ढाल लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम है और टेम्परेचर भी, यहाँ ह्यूमिडिटी भी कम है, इसलिए जवानों को इतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। 8000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर इंसान के शरीर को अक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी कि AMS की वजह से दिक्कत हो सकती है। 12000 फीट की ऊंचाई पर सांस फूलने, बदहजमी, सिर दर्द और नींद न आने की शिकायत होने लगती है। 17000 फीट की ऊंचाई पर हालात और खराब हो सकते हैं। शरीर का तापमान खतरनाक ढंग से घट सकता है और फेफड़ों में फ्लूइड भर सकता है। 20000 फीट या उससे ज्यादा ऊंचाई पर मौत का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जवानों को स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। यहाँ शुरुआती लक्षणों में शामिल है याददाश्त का कम हो जाना। ऊंचाई वाली जगहों के लिए एक्लिमेटाइज होने से ये जोखिम कम हो जाते हैं। सही ट्रेनिंग की बदौलत
हर सैनिक अपने साजो सामान को उठाकर चल पाएगा और सियाचिन पर देश की सुरक्षा कर पाएगा। एक स्पेशल फोर्सेस स्नाइपर संभावित खतरों पर नजर रखे हुए है। यही पास में स्पेशल फोर्सेस की एक और यूनिट एक हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रही है। सियाचिन बेस कैंप के आसपास वाला इलाका भारतीय सेना के बेहद खास फोर्सेस के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ कमांडो कुछ खास ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग लेते हैं जो दुश्मन के इलाकों में भी काम आ सकती है। इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी काफी प्रैक्टिस की जाती है। सियाचिन बैटल स्कूल दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद परमानेंट मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया का और कोई आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मौजूद नहीं है। खासकर सियाचिन के इस हिस्से में तो मुश्किलें और भी ज्यादा हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड ग्लेशियर वाले इलाके जैसा ही है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। सैनिक बर्फ की सीधी खड़ी दीवारों पर चढ़कर पहली बार क्रैम्पॉन्स का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। मेजर ऑक्टा और उनकी टीम बर्फ की एक दीवार पर चढ़ रही है। ये ट्रेनिंग सिर्फ ग्लेशियर पर ही फोकस्ड है। बर्फ की दीवार पर चढ़ना, खासकर 4 पॉइंट वाली तकनीक, इस ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है। ये बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहाँ जरूरत पड़ती है खास तरह के स्नो गियर की। ग्लेशियर पर तैनात हर सैनिक को दी जाने वाली पोशाक की कीमत 55,000 रुपए से ज्यादा होती है। ये है विंड चीटर और वाटरप्रूफ ट्राउजर का एक सेट जिसे ऊंचाई पर तेज और ठंडी हवाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये है ग्लेशियर पर पहने जाने वाले वाटर और स्नो रेजिस्टेंट बूट्स। बेहद ठंड में ये पैडेड ग्लव्स फ्रॉस्ट बाइट से बचाते हैं। स्नो गॉगल्स स्नो ब्लाइंडनेस नहीं होने देते। माउंटेन गियर के अलावा हर सैनिक को खास तौर पर ऊंचे इलाकों के लिए डिजाइन किए गए टूल भी दिए जाते हैं। आइस एक्स बर्फ को काट कर चढ़ाइयां चढ़ने और उतरने में मदद करती है। जुमार नाम के एक मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने के लिए किया जाता है। जूतों में लगाए जाने वाले क्रैम्पॉन्स बर्फ पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। एवलांच ट्रांसीवर रेस्क्यू से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टूल है। सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स बारी बारी से बेस कैंप को चलाने की जिम्मेदारी लेती हैं। इसका सबसे बड़ा असर किचन में नजर आता है। राशन पंजाब जैसी दूर दराज जगहों से सड़क के रास्ते यहाँ पहुँचता है जिसमें अक्सर कई दिन लग जाते हैं। इसीलिए मेन्यू में ज्यादा वैरायटीज नहीं होती। जैसे हमारे पास ड्राई राशन आ जाता है, फ्रेश वगैरह आ जाता है, तो हम सीक्यू में बैठकर मीनू प्रोग्राम सेट कर देते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के साथ क्या होगा, लंच के साथ और डिनर के साथ। तो लास्ट में हम क्वार्टर साहब के पास जाते हैं, चेक करवाते हैं कि साहब ये हमने मीनू बनाया है। साहब चेक करते हैं, इसके हिसाब से बनता है सर। हर सुबह बेस कमांडर केरोसिन शेड की जांच करते हैं। केरोसिन की बड़ी अहमियत होती है। सर्दियां यहाँ लंबी और मुश्किल होती हैं और औसतन 35 फुट बर्फ गिरती है। तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच जाता है। इन मुश्किल इलाकों तक ईंधन गर्मियों में ही पहुँचाया जाता है। ग्लेशियर तक कोई सड़क नहीं है, लैंडिंग पैड भी नहीं है। इसीलिए दूर दराज मौजूद चौकियों पर ज्यादातर सामान एयर ड्रॉप किया जाता है। सामान सही सलामत लैंड करे, इसके लिए पैराशूट्स को ठीक से काम करना जरूरी है। पैराशूट पैक करने वाले एक सेंटर में एक टीम आखिरी चेकिंग कर रही है। इसके बाद ही जरूरी सामान को हेलीकॉप्टर्स में लोड किया जाएगा। इसके बाद इस सामान को ग्लेशियर और उससे आगे तैनात सैनिकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पायलट्स की होती है।
अभी हम एक एयर मेंटेनेंस सॉर्टी के लिए टेक ऑफ करने वाले हैं। इस वक्त मौसम साफ है और हम इसका फायदा उठाकर आने वाली जबरदस्त सर्दी के लिए जरूरी सामान फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऑपरेशन मौसम पर निर्भर करते हैं। अचानक किसी बर्फीले तूफान के आने या तेज हवा चलने से फ्लाइट रोकनी पड़ती है। भारी सामान को इंडियन एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर से लाया जाता है जो रूस में बना है। इस मॉडल के पीछे की तरफ एक दरवाजा है जिससे सामान को लोड और ड्रॉप करना आसान हो जाता है। सामान को गिराए जाने के बाद उसे फौरन इकट्ठा करना होता है, वरना वो बर्फ में गुम हो सकता है। मी-17 HAL ध्रुव के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी हेलीकॉप्टर है। ये 13,000 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता है। ये जंग के वक्त गनशिप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर हफ्ते एक नई प्लेटून ग्लेशियर के किसी हिस्से पर पोजीशन लेती है। रास्ते में ये एक खास जगह पर रुकती है। ये है ओपी बाबा का मंदिर। हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और ये सियाचिन में शहीद हुए ओपी बाबा को समर्पित है। परंपरा के मुताबिक हर प्लेटून अपने आने और जाने से पहले यहाँ आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस शहीद सैनिक की आत्मा ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी के लिए जाने वाले सैनिकों की रक्षा करती है। जब भी सैनिकों की तैनाती नॉर्दर्न ग्लेशियर पर होती है तो वो बेस कैंप से निकलने के पहले एक सेरेमनी करते हैं। हम यहाँ सुबह सुबह आते हैं और उसके बाद एक मंदिर परेड होती है। सैनिक बर्फीले उत्तरी इलाके की ओर रवाना होने से पहले यहाँ खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अब इन्हें 3 महीने बाद ही ऐसा खाना नसीब होगा जब ये ग्लेशियर से लौटेंगे। ग्लेशियर वाली पोस्ट पर सैनिक रेडी टू ईट फूड के सहारे ही जिंदा रहते हैं। बहुत ज्यादा ठंड और ऊंचाई पर डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा हो जाता है। मिठाई खाने के बाद फेयरवेल फोटोज की बारी आती है और फिर जाने का वक्त आ जाता है। हर सैनिक के पास एक भारी 20 किलो का बैकपैक होता है। ये सभी जवान आपस में रस्सी से बंध सियाचिन के पथरीले और बर्फ वाले माहौल में स्पेशल फोर्सेस कड़ी ट्रेनिंग लेती हैं। एक स्नाइपर टीम खुद को बर्फ में छिपाकर किसी संभावित टारगेट पर नजर रखती है। इन्हें बिना रिलीफ या रिप्लेनिशमेंट के 96 घंटे तक अपने पोजीशन पर बने रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। मेजर ऑक्टा की प्लेटून बर्फीले इलाके तक पहुंच गई है। इन ऊंचाइयों पर पूरे साल बर्फ बनी रहती है। यहां जमीन फिसलन भरी है। अब ये सैनिक 15,200 फीट की ऊंचाई पर हैं। इन्हें अपने बैकपैक ज्यादा भारी लग रहे हैं। आगे खड़ी चढ़ाई है और इनकी सांसें तेज होने लगी हैं। यहां से आगे सारी चढ़ाई बर्फ पर ही होगी। आखिरकार ये अपनी फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। जैन साहब, ग्लेशियर में आपका हार्दिक स्वागत है साहब। थैंक यू साहब। ये लोग झटपट अपने साथी सैनिकों से चार्ज ले लेते हैं जो इनसे पहले इस आउटपोस्ट की निगरानी करते रहे हैं। अब यहाँ की जिम्मेदारी मेजर ऑक्टा की है। वो अपने घर से बहुत दूर हैं। आने वाले दिनों और हफ्तों में उनका और उनके साथियों का कड़ा इम्तिहान होगा। अपने से पहले यहाँ आए अनेक वीरों की तरह इन्होंने भी खुद यहाँ की पोस्टिंग को चुना है।
कई हफ्तों की एक्लिमेटाइजेशन और महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैं और मेरे सैनिक आखिरकार अपनी पोस्ट पर पहुंच ही गए हैं। अगले 3 महीनों तक अब ये ग्लेशियर ही हमारा घर होगा। यानी ये ग्लेशियर पूरी तरह सुरक्षित है